हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, कहते हैं कि मेहनत करने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि मैं आजकल आपको प्रैक्टिस सीरीज करा रहा हूँ जीएस और साइंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस की। तो बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन हैं और आप देख भी रहे होंगे कि मेरी एक जो क्लास होती है उसमें मैं आपको करीब 80 से 100 क्वेश्चन कवर कराता हूँ। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। और आजकल जो पेपर हो रहे हैं आप देख भी रहे होंगे कि उनमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए आ रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो ध्यान से क्वेश्चंस को करें और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनके प्रॉपर नोट्स बनाएं, उनको लिख लें, जिससे आपको अगली बार दिक्कत नहीं आए। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारी क्लास। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है बच्चे, तो देखें, लिखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935। सबसे पहले देखो, 1935 का जो एक्ट था उसका भारतीय संविधान पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जब भारतीय संविधान लिखा गया तो उस पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो 1935 के एक्ट का ही पड़ा। ठीक है, इस एक्ट के तहत भारत में आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है बच्चे, किसकी स्थापना की गई? आरबीआई। ठीक है, बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा का मतलब जिसको हम आज की डेट में क्या बोलते हैं? म्यांमार बोलते हैं। ठीक है बच्चे, और इसके अलावा द्वैध शासन की जो पद्धति थी उसे खत्म किया गया। द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन को समाप्त किया गया। द्वैध शासन का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, दोहरा शासन, तो इनको खत्म किया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये जो बात कही गई है कि गुलामी का अधिकार पत्र, ये क्यों कही गई? देखिए, और किसने कही है? तो हमारे पास जो चार ऑप्शंस दिए हैं इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ये कहा था, इनका स्टेटमेंट था, इनका कथन था। तो इन्होंने कहा था कि 1935 का एक्ट एक ऐसी मजबूत मशीन है जिसके ब्रेक तो बहुत ज्यादा तगड़े और मजबूत हैं, लेकिन उसमें इंजन नहीं है। यानी कि इनका कहने का मतलब था कि 1935 का जो एक्ट है उसमें कई सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिए यानी कि चलाने के लिए कोई नहीं है। तो ये स्टेटमेंट दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी? ठीक है, देखिए, अरोड़ा आसिफ अली जो है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। ठीक है, और जितने भी आंदोलन हुए उसमें भाग लिया है। तो यहाँ पे जो आंदोलन दिए हुए हैं इनमें से किसके साथ वो जुड़ी थी? तो हमारे पास ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो बच्चे, मैं आपको बता दूं कि अरोड़ा आसिफ अली जिस आंदोलन से जुड़ी थी उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अब इनका रोल क्या था? ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आपको पता होगा? सन 1942 में। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो अंग्रेजों ने जितने भी प्रमुख कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो उस समय गिरफ्तार करने के बाद उस आंदोलन की कमान कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि अरोड़ा आसफ अली ने ही संभाली थी। इन्होंने क्या किया था कि जो तिरंगा झंडा हमारा है उसे फहरा कर, और ये अंडरग्राउंड हो गई थी, और साथ साथ इन्होंने अंडरग्राउंड ही कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। इसका क्या मतलब है? देखो, उस जमाने आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। आपको पता है कि इंटरनेट और मोबाइल फोन वगैरह बाद में आए हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने उस समय रेडियो स्टेशन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया था और आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया था। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। अरोड़ा आसिफ अली इस आंदोलन से जुड़ी थी। आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? ठीक है, गुप्त संगठन, इसका मतलब मैं बताता हूँ। ऑप्शंस है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके बाद है अनुशीलन समिति, उसके बाद सी ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और उसके बाद है फिर अभिनव भारत। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो गुप्त संगठन का मतलब क्या? देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ रहे थे, आपको पता है। वीडी सावरकर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो रहने वाले थे महाराष्ट्र के। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी सरनेम में कर आता है ना, जैसे तेंदुलकर, मंगेशकर, सावरकर,
है ना। इस तरह से कुछ भी ऐसे टाइटल हैं जिसके लास्ट में कर आता है, तो ज्यादातर ये कहाँ के होते हैं, महाराष्ट्र के होते हैं। तो महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो इन्होंने एक गुप्त संगठन यानी कि चुपचाप से एक ऐसा संगठन बनाया था जो कि क्या करेगा, भारतीय क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देगा। और वो किस चीज की ट्रेनिंग थी, तो बम बनाने की और हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग, जिससे हम अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होकर लड़ पाए, ठीक है। तो इस संगठन का नाम क्या था, ये क्वेश्चन है। तो हमारे संगठन का जो नाम था, ठीक है, उसका नाम था अभिनव भारत, ठीक है। अभिनव भारत हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्रांतिकारी ऐसा संगठन था जो क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दिया करता था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। अब जो बचे हुए ऑप्शन में देखो, अभिनव भारत की स्थापना फिर किसने की, वीडी सावरकर ने, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है वीडी सावरकर, ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, तो वारिंद्र घोष थे, इन्होंने की थी, ठीक है। और ये बंगाल की बंगाल का प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था। हम ये भी कह सकते हैं कि बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हम शॉर्ट में बोलते हैं HRA। आपको पता होगा अभी कुछ समय पहले यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि HRA की जो स्थापना वो किसने की थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर है सचिंद्र, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। इन्होंने स्थापना की थी किसकी, HRA की, ठीक है। और कहां पर की थी, तो इसका आंसर होगा कानपुर में, ठीक है। कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल ने HRA की स्थापना की थी, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये एक क्रांतिकारी संगठन था। और आपको बता दूं कि इसकी स्थापना हुई कब थी, तो टाइम था 1924 का, 1924, ठीक है। और आपको पता है कि 1924 के बाद 1925 में एक प्रमुख घटना हुई थी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, काकोरी कांड के नाम से जानते हैं, काकोरी कांड, ठीक है। तो काकोरी कांड में जिन क्रांतिकारियों ने भाग लिया था वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए थे, किससे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से, ठीक है। और काकोरी कांड क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर जो कि यूपी का एक सिटी है, तो सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन जा रही थी जिसमें अंग्रेजों के हथियार और खजाना था। तो भारतीय क्रांतिकारियों ने उसको लूट लिया था काकोरी नाम की जगह पर। और काकोरी जो जगह है वो कहाँ पर है, तो लखनऊ के पास में है, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया आपको। आ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब क्या हुआ कि काकोरी कांड हुआ और HRA में शामिल जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनको कई सारे प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो ये संगठन कुछ कमजोर पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ कि बात आती है सन 1928 की, ठीक है। 1928 में क्या हुआ कि जो HRA था यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको दोबारा से संगठित किया गया और इसके नाम में थोड़ा सा बदलाव किया गया और नाम रख दिया गया HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो प्रमुख रूप से चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। और साथ में भगत सिंह भी इसमें थे, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद इसमें प्रमुख थे, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और कहां पर की थी, तो वो की थी दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, जिसको आज की डेट में हम अरुण जेटली के नाम से जानते हैं। यानी कि फिरोज शाह कोटला का जो नया नाम है वो क्या है, अरुण जेटली, ठीक है। क्रिकेट स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, तो आपने सुना होगा इसका नाम, ठीक है बच्चे। तो समझ में आ गया आपको, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, वीडी सावरकर ने। अनुशीलन समिति की वारिंद्र घोष ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सचिंद्रनाथ सान्याल ने। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद और उनके साथ भगत सिंह ने की थी, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। देखो पूछा गया कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी कि 3 ऐसी नदियां हैं जो कृष्णा की क्या है, सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए में दिया भीमा, दूसरा है डॉन, तीसरा है तेल, चौथा है तुंगभद्रा। तो सबसे पहले कृष्णा नदी पे एक बार नजर डालते हैं। देखो कृष्णा नदी के बारे में आपको पहले से बता चुका हूँ। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत का मतलब है साउथ इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया का मतलब प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुला इंडिया, ठीक है। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर, ठीक है। पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिण भारत की, तो वो है गोदावरी 1465 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, कृष्णा 1400 किलोमीटर में, ठीक है। कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है महाबलेश्वर नाम की जगह है, ठीक है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर अब कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में।
तो महाबलेश्वर से निकलती है और कहाँ पे जाके गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, वहां पे मिल जाती है। इतना ठीक है, क्लियर है। तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, 1465 किलोमीटर लंबी नदी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इतना क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सहायक नदी। सहायक नदी क्या होता है, देखिए जब कोई भी बड़ी नदी है तो उससे बहुत सारी छोटी छोटी जो नदियां होती हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी जो छोटी छोटी नदियां होती हैं वो मिल जाती हैं और उसके बाद उनका पानी भी बड़ी नदी में मिलके और आगे बढ़ता है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, सहायक नदियां कहा जाता है। इतना क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भीमा नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, डान है और तुंगभद्रा भी है। ठीक है, सिर्फ तेल जो नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तेल किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी, महानदी की सहायक नदी है। और महानदी जो है ये कहाँ की प्रमुख नदी है, तो एक तो आपकी छत्तीसगढ़, ठीक है छत्तीसगढ़, और दूसरी ओडिशा। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की ये प्रमुख नदी है। और ये कहाँ से निकलती है, तो देखिए गिरती तो बंगाल की खाड़ी में, निकलती कहाँ से है, तो छत्तीसगढ़ के सिहावा नाम की पहाड़ियां हैं। ठीक है, सिहावा, रायपुर एक शहर है छत्तीसगढ़ का प्रमुख, रायपुर के पास में ये पहाड़ियां स्थित हैं, सिहावा की पहाड़ियां, वहां से निकलती है महानदी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है बच्चे, तो इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो देखो अस्थि का मतलब होता है हड्डी, हड्डी का मतलब होता है बोन। ठीक है, अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो क्या होता है, बोन। ठीक है, तो कौन सी है, क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है कि वोमर, स्टेपीज, मेलियस, इनकस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको जरा डिटेल दे देता हूँ। देखो सबसे छोटी हड्डी पूछेगी, सबसे छोटी हड्डी जो हमारे शरीर में होती है वो कौन सी है, उसका आंसर होगा स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज कहाँ पे होती है, तो ये कान की हड्डी है। ठीक है, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में जो कान होते हैं उनमें सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसका क्या नाम है, स्टेपीज। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, सबसे लंबी जो हड्डी है हमारी बॉडी में, ठीक है, वो कौन सी होती है, वो होती है फीमर। ये कैसी सबसे लंबी होती कहाँ पे है, तो ये होती है जांघ में। जांघ का मतलब क्या होता है, थाई। ठीक है, तो ये जांघ में होती है। इतना क्लियर है, सबसे लंबी हड्डी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान सुनना मेरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे छोटी हड्डी जो शरीर की है उसका नाम स्टेपीज है, कहाँ पे होती है, कान में होती है। सबसे लंबी जो हड्डी है उसका नाम क्या है, फीमर है, कहाँ पे होती है, जांघ यानी कि थाई में होती है। ठीक है, अच्छा ये तो हड्डियों की बात है। अगर बात आ जाए पेशी की, ठीक है, पेशी, पेशी का मतलब पेशियां, मांसपेशियां। ठीक है, और हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं मसल, मसल्स बोलते हैं ना। ठीक है, तो सबसे जो छोटी मसल है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्टेपिडियस, स्टेपिडियस। ठीक है, स्टेपिडियस जो है ये पूरी बॉडी की सबसे छोटी क्या है, मसल है, यानी कि पेशी है हमारी। और ये कहाँ पर है, तो ये भी कान में ही पाई जाती है। ठीक है, अच्छा अगर सबसे लंबी पेशी की बात की जाए तो उसका नाम है सार्टोरियस। ठीक है, क्या नाम है, सार्टोरियस। सार्टोरियस जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये हड्डी की तरह ये भी जांग में यानी कि थाई में पाई जाती है। ठीक है, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी पेशी दोनों ही कहाँ पे है, कान में है। और शरीर की सबसे लंबी हड्डी और सबसे लंबी पेशी ये भी दोनों कहाँ पे हैं, एक ही जगह पे होती है, जांग में होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो ये बच्चे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे, चूंकि मैंने आपको पेशियों के बारे में बताया, तो हमारे शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है यानी कि बोन, वो कितनी होती है, तो 206 होती है मानव शरीर में। ठीक है, और अगर पेशी की बात करेंगे तो 639, 639 होती हैं पेशियां। ठीक है, हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या 206, पेशियों की संख्या 639। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं जोड़, जोड़ यानी कि ज्वाइंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, ज्वाइंट होते हैं ना। ठीक है, ज्वाइंट किस चीज के होते हैं, हड्डी से हड्डी के जोड़ हो सकते हैं, हड्डी से पेशी के जोड़ सकते हैं। तो जोड़ों की जो संख्या है वो कुल मिलाकर कितनी है, तो वो है 360। ठीक है, जोड़ जो हमारी बॉडी में होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, वो कितने होते हैं, 360 होते हैं। इतना क्लियर है, तो ये आप लोग ध्यान रखें और बहुत अच्छे से पढ़ें, सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है मगध का कौन सा सम्राट, ठीक है, अप रो परशुराम के नाम से जाना जाता है। इतना ठीक है।
मगध, अच्छा सबसे पहले मगध की बात कर लेते हैं। देखो मगध किसे कहते हैं, ये बिहार का एरिया है, ठीक है। आज के डेट में जो बिहार है, उस जमाने में, पुराने जमाने में, ठीक है, ये भारत का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो पुराने जमाने के जितने भी शासक रहे हैं मुख्य रूप से, उनका ये क्षेत्र रहा है मगध। तो ये बिहार का एरिया है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, मगध में जो जो सम्राट था, जो राज कर रहा था, उसमें अप्रो परशुराम, ठीक है। अप्रो परशुराम के नाम से कौन जाना जाता है, ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं वो है, पहला है बिंदुसार, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है अजात शत्रु, ठीक है। फिर उसके बाद कालाशोक, और उसके बाद महापद्मनंद, ठीक है। तो ध्यान समझना बच्चे, देखो अप्रो परशुराम के नाम से किसे जाना जाता था, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, महापद्मनंद। अब ये था कौन, देखो महापद्मनंद एक सम्राट था जो कि मगध के एरिया में शासन कर रहा था। इसका जो उत्तराधिकारी था, ठीक है, इसका जो उत्तराधिकारी, ठीक है, इसके उत्तराधिकारी का नाम था घनानंद, घनानंद, ठीक है। और ये घनानंद कौन था, तो ये नंद वंश का संस्थापक था, ठीक है। नंद वंश का आखिरी मतलब शासक था हम कह सकते हैं, ठीक है। नंद वंश, इतना क्लियर है, ठीक है। और इसी को हराकर, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश। ऐसा कहा जाता है कि जो घनानंद था, इसने चाणक्य का अपमान किया था, ठीक है। तो चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को पाल पोस कर बड़ा किया था, और उनको बहुत ही मजबूत सम्राट बनाया था। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से चाणक्य ने घनानंद से बदला लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा कर, ठीक है, घनानंद को हराकर क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ऑप्शंस हैं, राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं एलोरा के कैलाश मंदिर की खासियत क्या है। ये है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है, औरंगाबाद, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है कैलाश मंदिर, ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा कैलाश मंदिर जो है, अजंता एलोरा गुफाएं सुनी होंगी, तो ये एलोरा की गुफाओं में है, एलोरा केव्स, ठीक है। एलोरा की जो गुफाएं हैं, और ये कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, ठीक है, अजंता एलोरा गुफाएं। तो एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर है। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये एक ही बड़े से पहाड़ को काट कर बनाया गया है, और ऊपर से नीचे की ओर। आमतौर पर जितनी भी बिल्डिंग बनाई जाती हैं वो नीचे से ऊपर की ओर बनाई जाती हैं, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसको ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, कटिंग करके। बहुत अच्छी नक्काशी की गई है, और ये भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, ठीक है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। कौन सा, कैलाश मंदिर, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट जो शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में, ठीक है, अग्न्या का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, देखो हमारे पास, हमारे जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें 4 वेदों की मान्यता है। और जो 4 वेद हैं, उसमें सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक है। तो अगर हम चारों वेदों की बात करेंगे तो ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में किस जानवर के लिए, ठीक है, किस पशु के लिए अदन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन है बकरी के लिए, गाय, हाथी और घोड़े के लिए। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, गाय के लिए। अदन्या का मतलब क्या होता है, तो देखो अदन्या जो शब्द है इसका मतलब होता है कि एक ऐसा जानवर जो कि बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, और जिसको मारा नहीं जा सकता है, ना मारा जाने योग्य। और इसके लिए यह भी था कि अगर उस जमाने में कोई गाय को मार देता है तो उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान था, और उसको कई बार देश से निकाल भी दिया जाता था, यानी कि उस राज्य से निकाल दिया जाता था, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इसके लिए कठोर कानून था। तो गाय को बहुत पवित्र माना गया था ऋग्वेद में, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऋग्वेद। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं बता दूं उच्च न्यायालय क्या होता है। उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है भाई, हाई कोर्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इन 3 शहरों में जो हाई कोर्ट है वो पहली बार स्थापित कब किया गया था,
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे देश में पुराने जमाने में हाई कोर्ट नहीं थे। बाद में जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे तो उन्होंने हाई कोर्ट के कंसेप्ट को लेकर आए। ठीक है, आपको पता है देश में जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, और अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट बनाए गए हैं उस राज्य के जो न्यायिक मामले हैं उनको देखने के लिए। इतना ठीक है। तो ऑप्शंस जो दिए गए वो दिए गए 1861, 1851, 1871 और 1881। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है? आगे देखते हैं। राज्यों में न्यायिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अंग्रेजों ने कई सारे राज्यों में जो हाई कोर्ट थे उनकी स्थापना की थी, उनका ये प्लान था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का जो सबसे पहला जो हाई कोर्ट था वो कौन था, तो वो था कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, कौन सा था? कलकत्ता। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक ही एक्ट के तहत भारत में एक ही वर्ष में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। लेकिन इनमें से भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहला जो हाई कोर्ट है वो कौन सा था, तो उसका आंसर क्या होगा? कलकत्ता होगा। ठीक है। अच्छा, ये कब हुआ था? तो वर्ष 1861, 1861 का एक्ट आया था। ठीक है, एक्ट जो था वो 1861 में आया था। उसके तहत ही इन तीनों शहरों में 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो देश में पहली बार जो हाई कोर्ट बने हैं वो 1861 का एक्ट था, 1862 में स्थापना की गई थी। और वो 3 कौन से थे? कलकत्ता, बंबई और मद्रास। इनमें भी अगर पहला आ जाएगा तो कौन सा होगा? कलकत्ता। ठीक है, और उसके बाद देश में जो चौथा हाई कोर्ट था वो था 1866 का, 1866 का। और ये कौन सा था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। लेकिन आपको बता दूं इलाहाबाद हाई कोर्ट जिस समय स्थापित किया गया था उस समय वो इलाहाबाद में नहीं था, वो कहाँ पे था? आगरा में। ठीक है, और जब आगरा का जो क्षेत्र था और अवध का जो क्षेत्र था, इन दोनों को मिला के, इन दोनों आगरा और अवध राज्यों को मिलाकर संयुक्त प्रांत बनाया गया था, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता है। ठीक है, तो जब बना दिया गया तब आगरा से हाईकोर्ट को ले आके स्थानांतरित किया था, कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखें। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1861। 1861 का एक्ट था, ध्यान रखना। स्थापना 1862 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो, अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप जबरदस्त तरीके से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे मुझे पता चल पाए कि आप लोगों को मेरी जो मेहनत है वो पसंद आ रही है, और जिसके बाद मैं आपको और भी ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखो बच्चे, ऑप्शन में दिया है राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन। तो मुझे पता है कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पेपर में तो आप आंसर क्या टिक कर देंगे? राजा राम मोहन राय, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखो मैं आपको बताता हूँ, सब लोग ध्यान समझिएगा। जो ब्रह्म समाज है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक, किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, कब की थी? तो ये की थी 1828 में। 1828 में, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, और किसके सहयोग से की थी? तो एक व्यक्ति थे देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरे थे केशव चंद्र सेन। इनके सहयोग से नहीं कह सकते, हम ये कह सकते कि राजा राममोहन राय ने स्थापना की थी। बाद में राजा राममोहन राय के बाद इन दोनों लोगों ने आगे बढ़ाया था ब्रह्म समाज को। ठीक है, और जिनमें से पहले नाम क्या है? देवेंद्र नाथ टैगोर, और दूसरा क्या है? केशव चंद्र सेन। ठीक है बच्चे, तो अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। अब ये है क्या ब्रह्म समाज? क्या ब्रह्म समाज वास्तव में एक समाज सुधारक संगठन था। ठीक है, देश में अच्छी चीजों को करने के लिए, समाज सुधार के लिए, ठीक है, सामाजिक जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए एक संगठन बनाया गया था और उसका नाम रखा गया था ब्रह्म समाज। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने इसे आगे बढ़ाया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन दोनों के आपस में मतभेद हो गए। मतभेद होने की वजह से ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इन्होंने क्या किया? अलग होने के बाद जो ब्रह्म समाज था इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी कि ब्रह्म समाज जो संगठन था, ठीक है, उसी का नाम बदल दिया गया। तो हुआ क्या कि जो भारतीय ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज से ही अलग करके एक संगठन बनाया गया, उसका नाम रखा गया भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है ये की थी केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, और इसके बाद जो ब्रह्म समाज बचा हुआ था, ठीक है, उस पे उसके आगे आदि शब्द और लगा दिया गया। कौन सा? आदि।
तो नाम हो गया आदि ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि राजा राममोहन राय ने स्थापना किसकी की, तो ब्रह्म समाज की। ठीक है, और उसी ब्रह्म समाज बाद में जाके मतभेद की वजह से दो अलग अलग भागों में बट गया, जिसमें जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने जिसको संभाला उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन ने जिसे संभाला उसका नाम था ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के साथ या बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के बात ये बोली गई है कि राणा सांगा ने बाबर से कौन सा युद्ध लड़ा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 4 युद्ध दिए गए हैं, और मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये चारों युद्ध जो है बाबर ने लड़े थे और बाबर ने ही जीते थे। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है, आप ध्यान रखें, ट्रिक है पाखा चघा। ठीक है, पाखा चघा, पा का मतलब है पानीपत, ठीक है, खा का मतलब क्या है, खानवा, चा का मतलब चंदेरी, और गा का मतलब घाघरा। ठीक है, अच्छा इनकी खासियत क्या है कि चारों लगातार जो ईयर है, साल है, उनमें लड़े गए हैं। तो 1526, ठीक है, उसके बाद ये था 1527 में, फिर ये 1528 में, 1528, और उसके बाद 1529 में। ठीक है, तो 1526, 27, 28, 29 लगातार 4 सालों में युद्ध लड़े गए हैं। चारों ही युद्ध बाबर ने लड़े थे, चारों ही बाबर ने जीते थे। इतना ठीक है। अच्छा, अब किस किस के खिलाफ लड़े हैं? तो पानीपत का जो युद्ध था, आपको पता है बाबर ने, यहाँ पे देखिए बाबर तो सब में था। ठीक है, ये जो चारों युद्ध हैं ये किसने, बाबर ने लड़े थे। ठीक है, और किसके खिलाफ लड़े थे? तो पानीपत का जो युद्ध था ये इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हरा के ही इसने मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में। ठीक है, अच्छा खानवा का जो युद्ध है ये राणा सांगा के बीच हुआ था, राणा सांगा के साथ हुआ था, राणा सांगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद चंदेरी का जो युद्ध है ये मेदिनी राय के साथ हुआ था, मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय के साथ हुआ था। और जो लास्ट वाला है घाघरा का, ये अफगानों के साथ हुआ था, अफगान शासक, ठीक है, अफगानों के साथ। तो ये 4 युद्ध हुए थे जो बाबर ने लड़े थे, बाबर ने ही जीते थे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1526, 27, 28, 29 लगातार 4 साल हुए हैं। ठीक है, 4 युद्ध। और ट्रिक क्या है, पाखा चगा, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगानों के साथ बाबर ने लड़े थे। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया राणा सांगा, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, खानवा का युद्ध। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? ठीक है, तो पुरंदर की संधि के मैं बता दूं, देखिए संधि का मतलब क्या था, समझौता। 1665 ईस्वी में एक समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत, ठीक है, शिवाजी ने क्या किया था, जय सिंह जो राजा थे उनकी सलाह पर, जय सिंह की सलाह पर 35 जो दुर्ग थे, दुर्ग का मतलब क्या होता है, दुर्ग का मतलब होता है किला, और किले का मतलब है फोर्ट। ठीक है, 35 दुर्ग किसको सौंप दिए थे, मुगलों को दे दिए थे, क्योंकि मुगल शासक जो थे हमारे ऊपर काफी हावी हो रहे थे। तो मुगलों को 35 दुर्ग जो है ये किले थे, वो सौंप दिए थे किसने, शिवाजी ने। ठीक है, राजा जय सिंह की सलाह पर। इतना ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जय सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ठीक है, देखो विधि का मतलब होता है कानून। ठीक है, तो कानूनी अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी, ये क्या होता है? देखो हमारे देश में जो आर्टिकल 76 है, कौन सा है, आर्टिकल 76, ठीक है, इसमें भारत में एक महान्यायवादी की नियुक्ति की बात कही गई है। ठीक है, महान्यायवादी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा अटॉर्नी जनरल इंडिया कहा जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, लेकिन इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का, केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। इसका मतलब क्या है, देखो ये कानून का बहुत अच्छा जानकार होता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और ये किस व्यक्ति की करेगा, राष्ट्रपति मतलब किस तरह की व्यक्ति की करता है, कैसी योग्यता चाहिए होती है, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान्यायवादी बनाता है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो। ठीक है,
यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने लायक है, उसी को ही महान्यायवादी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो कानून का अच्छा जानकार होता है। महान्यायवादी जो होता है ना तो ये संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, ठीक है। इसके बावजूद भी ये किसी भी सदन में, किसी भी समिति में भाग ले सकता है और बोल सकता है, इसका अधिकार इसके पास होता है। लेकिन ये सदस्य होता नहीं है, जिसकी वजह से इसके पास वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अगर संसद का कोई भी अधिवेशन चल रहा है तो ये उसमें भाग तो ले लेगा, बोल भी सकता है सरकार की तरफ, सरकार का पक्ष रखने के लिए, लेकिन ये वोट नहीं डाल सकता है, क्योंकि ये उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो अटॉर्नी जनरल की जो जो पद है जिसकी बात कही गई है, वो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 76 है, अनुच्छेद 76, उसमें कहा गया है अटॉर्नी जनरल को हम हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। ये भारत सरकार का या केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और केंद्र सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखता है सारे मुद्दों पे। ये अपना कानूनी जो पक्ष है वो रखता है संसद में या किसी भी समिति में, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? इसका सीधा सा मतलब है बाल मजदूरी निषेध, ठीक है। तो ये कहा गया कि जो कारखाने होते हैं, ठीक है, कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, या कोई भी ऐसी जगह जो जोखिम वाली है, ठीक, कौन सी जगह जोखिम वाली है, तो उसमें आप किसी भी बाल मजदूर को, यानी कि छोटे बच्चों को लेबर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है इसकी एज क्या रखी गई है? 14 वर्ष, 14 साल, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी बच्चा 14 साल से छोटा है, ठीक है, तो आप उसको किसी भी जोखिम वाली जगह पर उससे काम नहीं ले सकते हैं। ये हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल हो जाएगा 24, अनुच्छेद 24, 24, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, तो आप ध्यान रखें, ठीक है बच्चे। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसमें दिया है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, देखो, वार्षिक प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखो, संघ लोक सेवा आयोग, इसको हम बोलते हैं यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी क्या है? हमारे देश में जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है, हमारे देश में जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, उनको भर्ती करना और उनको किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दिलाना, ये संघ लोक सेवा आयोग का काम है। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग के अलावा केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य में उनका राज्य लोक सेवा आयोग बनाया गया है, ठीक है। जिससे कि जो कर्मचारी हैं, या हम कह सकते हैं जो बड़े अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो देश को चलाते हैं, उनकी भर्ती की जा सके, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल जो रिपोर्ट होती है, वो किसे सौंपता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति ही जो है संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य उनकी नियुक्ति करता है, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में आपने देखा कि हम लोगों ने 15 जबरदस्त क्वेश्चन को डिस्कस किया। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो क्वेश्चन इस क्लास में सिर्फ 15 ही थे, लेकिन मैंने इनके पीछे की जो स्टोरी है वो आपको बताई। और इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन प्रिपेयर हुए। मैंने आपको करीब, अगर टोटल आप काउंट करेंगे तो करीब 70-80 से लेकर 100 क्वेश्चन तक मैंने आपको कवर कराया, ठीक है बच्चे। तो जितनी भी क्लास है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस की डिटेल बताऊं डीप में जाके, जिससे आप जब पेपर देने जाए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और मैं आपको सिर्फ, देखिए, रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है, कि आपने सीधा सीधा मैंने आपको क्वेश्चन लिखा और उस पर आपको आंसर बता दिया, ठीक है। हर क्वेश्चन की डिटेल बता रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जिससे आपको साथ साथ याद भी होता रहे और आपको कोई भी दिक्कत बच्चे ना आए, ठीक है। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है चंदन सर कानपुर, ठीक है, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आप उस पर टाइप करिएगा चंदन सर कानपुर, आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को करवाएं, ठीक है। जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, ठीक है, उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए ला पाएंगे, ठीक है बच्चे। तो जबरदस्त क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं और अभी जल्दी ही मैं कुछ और भी क्लासेस लॉन्च करने वाला हूं सभी सब्जेक्ट में। तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के टॉपिक वाइज क्लासेस भी आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है बच्चे। तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी, बिना एक भी रुपए खर्च किए। अब कोई भी बच्चा, जो गरीब हो अमीर हो, कोई भी पढ़ सकता है। आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं और आप फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है बच्चे, ठीक है। बस आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सबको इस चीज का फायदा मिल सके, ठीक है बच्चे।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।